हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सामान्य हिंदी के बारे में। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो महिला पर्यवेक्षक में भी आपका सिलेबस है सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी के अंतर्गत बहुत सारे आपको टॉपिक्स क्लियर करना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि सामान्य हिंदी की जो अपनी एक इतिहास होती है, किसी भी लिपि का या किसी भी ध्वनि का अपना एक इतिहास होता है, जो अस्तित्व में हमारा कैसे आया है, इसके बारे में कहीं न कहीं हमें बताता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सामान्य हिंदी का इतिहास क्या होता है। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल छत्तीसगढ़ एकेडमी के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। इसको यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं इनका जो सामान्य हिंदी का इतिहास क्या होता है। तो किसी भी अपनी एक लिपि होती है किसी भी भाषा का, तो इसका अपना एक इतिहास होता है कि ये जो लिपियाँ हैं, वो कहाँ से आया है, इसका उद्भव कैसे हुआ है और ये हमारे अस्तित्व में कब और कैसे आया है, ठीक है? तो चलिए अब बात करते हैं हिंदी का इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में, ठीक है? तो हिंदी से पहले हमको आर्य भाषाओं की जो कुछ भाषाएँ हैं, उनको कहीं न कहीं पढ़ना पड़ेगा और भाषा की जो इतिहास है, उसको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, जो कि कहीं न कहीं 1500 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक चला है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि वैदिक संस्कृत जो 1500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक चला। इसमें वैदिक विषय में क्या होता है कि वैदिक संस्कृत, ठीक है? वैदिक संस्कृत, अब संस्कृत की बात आती है तो कहीं न कहीं इसमें मंत्रोच्चार की बहुत ही गहन अध्ययन देखा जा सकता है। मंत्रोच्चार का मतलब होता है कि इसमें पूजा-प्रतिष्ठा हो सकता है, जैसे कि ऋग्वेद, जहाँ पे कहीं न कहीं ऋषियों का एक अपनी भाषा थी। यजुर्वेद था और सामवेद था और अथर्ववेद था तथा कुछ उपनिषदों की भी रचना इसी भाषाओं के माध्यम से किया है। किस भाषा के माध्यम से? वैदिक संस्कृत की भाषा से। अब उसके बाद ये जो वैदिक संस्कृत चला है, ये 1500 ईस्वी पूर्व से कितना चला? 1000 ईस्वी पूर्व तक चला। ठीक है? उसके बाद फिर आ गया दूसरा हमारे सामने लौकिक संस्कृत, ठीक है? लौकिक संस्कृत क्या हुआ? कि ये 1000 से 500 ईस्वी पूर्व तक चला, ठीक है? दूसरा भाषा हमारे बीच क्या आया? कि लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत बोलचाल की भाषा तथा लोक साहित्य की भाषा थी। इस काल में रामायण और महाभारत, ठीक है? इस काल में क्या होता है? लौकिक जो संस्कृत था, उसमें रामायण और महाभारत जैसे जो उच्च कोटि के महाकाव्य थे, उनकी रचना की गई। ठीक है? तो इसमें आप देखेंगे कि वैदिक संस्कृत में कौन-कौन से थे, ये सभी जो अपना वेद हैं, 4 वेद हैं, उनका यहाँ पे रचना किया गया और उपनिषद की रचना किया गया। किसमें? वैदिक संस्कृत में। वैदिक संस्कृत के साथ-साथ आप देखेंगे लौकिक संस्कृत, ठीक है? तो लौकिक संस्कृत में क्या हुआ कि 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक चला और लौकिक संस्कृत में कहीं न कहीं आपके पास एक रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों की रचना की गई। किसके माध्यम से? लौकिक संस्कृत के माध्यम से। शब्दों में धातु रूप सुरक्षित थे और भाषा संगीतात्मक थी। शब्द भंडार में तत्सम शब्दों की प्रचुरता थी। ठीक है? मतलब इसमें क्या है लौकिक संस्कृत में जो तत्सम शब्द है, ठीक है? जो तत्सम मतलब संस्कृत के समान मतलब जो संस्कृत के जो अपने ये भाषा थी, उनका कहीं न कहीं इसमें बहुलता दिखाई दिया। ठीक है? उसके बाद इसमें तो हम देखें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में वैदिक संस्कृत देखें 1500 से अपना 1000 ईस्वी पूर्व तक और दूसरा लौकिक संस्कृत देखें जो 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक था। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक है? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा देखेंगे तो इसमें जो 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक चला, ठीक है? उसमें क्या देखे थे 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व था। अब इसमें क्या होगा कि 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व था, ठीक है?
ये प्राचीन आर्य भाषा की है, 1500 से 1000 पूर्व। और उसके बाद फिर ये जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है, ये 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक चला। इसमें प्रथम प्राकृतिक भाषा यहाँ पे पाली आया, ठीक है? पाली इसको देखेंगे, प्रथम प्राकृत भाषा जो पाली है, जो कहीं न कहीं 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के जो 1 ईस्वी पूर्व तक चला, ठीक है? 1 ईसा बोलते हैं इसको, 1 ईसा बोलते हैं इसको, ठीक है? इस काल में बौद्ध ग्रंथों की रचना की हुई, भगवान बौद्ध पाली भाषा में उपदेश देते थे, ठीक है? तो ये पाली भाषा में कौन थे? भगवान जो बुद्ध थे, वो पाली भाषा में उपदेश देते थे। इस काल को पाली भाषा काल के नाम से भी जाना जाता है। कहीं न कहीं आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का आपको ज़रूर पूछ दिया जाएगा कि पाली भाषा काल किस काल को कहा जाता है, तो आप बताएँगे प्रथम प्राकृत पाली, जो कि 1500 ईस्वी से लेकर के 1 ईसा तक चला, उसे हम पाली भाषा काल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद फिर आता है दूसरा, जिसे हम द्वितीय प्रकृत प्रकृत द्वितीय प्राकृत भाषा कहते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखेंगे प्रथम प्राकृत पाली, द्वितीय प्राकृत प्राकृत है ना? इसमें आप कन्फ्यूजन ना हो जाए। ये 1 ईसा से 500 ईसा तक चला, ठीक है? यहाँ पे ईसा और ईस्वी पूर्व और ईसा, इसमें भी आप डिफरेंस ना हो जाएँगे, ठीक है? ये ईस्वी पूर्व है और ये जो है ईसा है, ठीक है? जब पाली भाषा में भी जन भाषा से दूर होती चली गई, ठीक है? जो पाली भाषा है, ये जो पाली भाषा है, जब ये से दूर होती चली गई, तब प्राकृत भाषा का उत्पत्ति हुई। वस्तुतः यह संस्कृत निष्ठ कठिन भाषा का जन भाषा के रूप में रूपांतरण था, इसलिए इसमें तद्भव शब्दों की बहुलता थी, ठीक है? अब इसमें देखेंगे कि इसमें तद्भव शब्द की बहुलता थी, ठीक है? तद्भव उसका जन भाषा में रूपांतरण है। इस काल में नाटकों, काव्यों, कथाओं और विस्तृत प्रयोग हुआ। इसे प्राकृत भाषा काल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? इसको पाली भाषा काल के नाम से जाना जाता है और इसे प्राकृत भाषा काल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा देखेंगे, तीसरा आप देखेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका तीसरा में ये जो मध्यकालीन भाषा है ना, आर्य भाषा है, जिसका तीसरा पॉइंट देख रहे हैं, तो इसमें तीसरा पॉइंट में भी आपको 2 पॉइंट दिखेंगे, जिसमें तृतीय प्राकृत भाषा अपभ्रंश दिखाई देगा और तृतीय प्राकृत भाषा में अवट काल दिखाई देगा, ठीक है? अब बात आती है अपभ्रंश की, तो अपभ्रंश जो है 500 ईसा से लेकर के 1000 ईसा तक चला और अपभ्रंश मध्यकालीन प्राकृतिक और आधुनिक काल की भाषाओं के बीच कड़ी के रूप में मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है, ठीक है? मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था कौन सा है? अपभ्रंश, ठीक है? वस्तुतः प्रकृति से उद्भूत आर्य भाषा की अंतिम अवस्था को अपभ्रंश के नाम से जाना जाता है, ठीक है? अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। आचार्य हेमचंद व वाग्भट ने अपभ्रंश को ग्राम्य भाषा कहा गया है। इसको भी आप याद रखेंगे। ये भी आपको लगता है कि मोस्ट आईएमपी है, ठीक है? ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इस काल में ध्वनि व्याकरण के स्तर में अनेक परिवर्तन हुए और अनेक आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ। इस काल को अपभ्रंश भाषा के काल के नाम से भी जाना जाता है। अब तीसरा जो प्राकृत भाषा है, वो जिसमें हम अवट काल कहते हैं। एक को हम क्या कहते हैं? अपभ्रंश और दूसरा को क्या कहते हैं? अवट। अवट जो है 900 ईसा से लेकर के कहाँ तक चला? 1100 ईसा तक। यह अपभ्रंश और आधुनिक काल, ठीक है? जैसे कि अपभ्रंश हो गया और आधुनिक काल, जो हम अभी हिंदी जो बोल रहे हैं उसको, ठीक है? मिला करके ही क्या बना गया था? अवट बना था। अवट जो है अपभ्रंश और आधुनिक काल के बीच की भाषाई दृष्टिकोण को संक्रांति काल है, जो 900 ईसा से लेकर के 1100 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है? तो इस प्रकार से हमने 2 कालें पढ़ी हैं। पहला है आपका प्राचीन आर्य भाषा का काल और दूसरा है आपका मध्यकालीन भाषा का काल, ठीक है? तो इसमें आपने कौन-कौन से देखा है? तो सबसे पहले हम देखे हैं मध्यकालीन पे आपको पाली देखे हैं, दूसरा प्राकृत देखे हैं और तीसरा अपभ्रंश देखे हैं और अपभ्रंश के बाद हमने क्या देखा है? अवट काल देखा है, ठीक है?
तो ये इन्हीं चीज़ों से कहीं न कहीं आपको जो प्रश्न है वो आपके जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम पे पूछे जाते हैं। तो आप इस चीज़ को और रिवर्स करके आप हमारे वीडियोज़ को देख लीजिए और समझ लीजिए कि कौन से क्या बोला जा रहा है। उसके बाद चलिए हम छोटे से यहाँ पे मॉक टेस्ट कर लेते हैं और कुछ विकल्प हैं उसको भी हम कहीं न कहीं देखते हैं, जिससे हमारा जो प्रैक्टिस है उसको कहीं न कहीं जो अभ्यास है उसमें एक कहीं न कहीं प्रैक्टिस करने से आपको कुछ विशेष लाभ ज़रूर पहुँचेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन-सा है बोल रहा है, ठीक है? तो हिंदी भाषा के सही अनुक्रम क्या है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। उसके बाद है प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली। उसके बाद फिर है अपभ्रंश, पाली, प्रकृति, हिंदी। उसके बाद हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत, ठीक है? तो सबसे पहले हमने यही पढ़ा है कि पाली पहले आएगा, प्राकृत बाद में आएगा, उसके बाद फिर अपभ्रंश आएगा, अपभ्रंश के बाद हिंदी आएगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो ए हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, ठीक है? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका देवनागरी, ठीक है? यहाँ पे देवनागरी आपका वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। उसके बाद फिर देखेंगे निम्न में से कौन-सी बोली भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, ठीक है? तो कौन-सा नहीं आता? तो इसमें आ जाएगा आपका अवधी भाषा आपके हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती। उसके बाद अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है, ठीक है? तो आप यहाँ पे देखेंगे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका शारदा लिपि नहीं हो पाएगा, खरोष्ट लिपि नहीं होगा, कुटिल लिपि यह भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन डी शेष रह गया जो ब्रह्म लिपि है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास इसी लिपि के माध्यम से होता है, ब्रह्म लिपि, ठीक है? याद रखेंगे। उसके बाद फिर हम देखते हैं हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, ठीक है? तो हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? तो हिंदी भाषा का जन्म जो है आपका वैदिक संस्कृत से हुआ है, ठीक है? ये आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन-सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ठीक है? यदि आपने कमेंट आप मोबाइल में फटाफट भेज सकते हैं आप हमको। निम्न में कौन-सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ठीक है? तो ये जो ऑप्शन है इसका वो है सिंधी, ठीक है? फटाफट आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये फ्री है ना? इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, तो आप सब्सक्राइब करिए। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास बीच आता है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, ठीक है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो इसका जो सही आंसर है ना ही द्रविड़ है, ना ही अष्टिक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भारोपीय, ठीक है? भारोपीय हिंदी भाषा का परिवार की एक भाषा है। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है? ठीक है? तो सिंपल सी बात है ये आप भी जानते होंगे भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा क्या है? हिंदी है। अब देखिए इसमें आप कन्फ्यूज़न ना हो जाएँगे कि संस्कृत हमारा जो इतिहास जो संस्कृत का रहा है तो संस्कृत है का ऐसा नहीं है। अभी के डेट में भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा जो है आपका हिंदी है। संस्कृत नहीं है, ना ही तमिल है, ना ही उर्दू है, ठीक है? आपको कौन-सा है? केवल हिंदी है। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमारे चैनल की लोगो कुछ इस तरह दिखाई देगा। आप उस चैनल को सिंपली जाकर के आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करेंगे और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आशा है दोस्तों ये वीडियोज़ आपको अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।